Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about pair of linear equation two variable exercise 3.3. तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि हमने इसके बेसिक क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन जो हैं उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल के हैं। हाई इतना हाई नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डों का खेल है, शब्दों का खेल है। क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखा है, तो ये आपको लगता है कि जब आपके लेवल पे होते हैं हम तो हमें लगता है सर ये हार्ड क्वेश्चन है, बट जब लेवल इंक्रीज होता है तो हमें बाद में पता चलता है सर ये सब तो छोटा काम था। जब अपने लेवल पे जब हम भी कुछ भी करते हैं तो हमें हार्ड लगता है, लेकिन लेवल को क्रॉस कर लेने के बाद वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो कोई हार्ड या कोई ईजी नहीं होता, सब हमारे अकॉर्डिंग के होता है कि जिस लेवल पे हम होते हैं उस लेवल से हमारा नज़रिया हार्ड या लेवल को इजी देखता है। ओके, तो जैसा कि न्यू ईयर से, तो न्यू ईयर पे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को, सभी को। उसके साथ हम स्टडी जो हमारी है कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कोई नहीं रुकावट आएगी, क्योंकि जो हमारा मेन गोल है उसे कैरी ऑन रखना चाहिए। न्यू ईयर आते जाते रहेंगे, फेस्टिवल आते जाते रहेंगे, बट जो गोल है वो गोल है। तो देखो आज हमें जो पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3, तो उसको जानने से पहले उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है एंगल पे बेस है। किस पे बेस है? एंगल पे। उसमें पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो एंगल के बारे में डीप से जो मैं आपको एंगल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नॉर्मल यहाँ पे जो 2 पॉइंट जानने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो जान लेते हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल देखो, नॉर्मल आज मैं आपको इस लेवल ऐसे बता दूंगा कि आज के बाद अभी आप कभी भूलेंगे नहीं है क्या सर, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने भी देखा है कि प्रॉब्लम होती है सभी को, कि सर अभी तो हमें पता होता है कि हाँ सर आपने बताया, हमें पता हो गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल है। हमें लगता है सर ये पॉइंट तो इतना ईजी है कि हम सर ऐसे ही हमको याद है, क्वेश्चन आएगा सर पुट कर देंगे। बट जब पेपर में बैठते हैं ना आप करने एग्ज़ाम हॉल में, तब वहाँ पे जाके माइंड आपका तुरंत, जो हमारा माइंड होता है इतना पॉइंट नहीं गॉट इट कर पाता, तब कन्फ्यूजन होती है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का था, दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखने के लिए पहले बताते हैं होता क्या है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, आप 2 एंगल लेंगे। पहले लेवल से देखो, बिल्कुल बेसिक से। कोई मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये लाइन आपने खींची, ये एक लाइन खींच दी, ये आपकी लाइन थी, एक यह पॉइंट माना और यहाँ से पूरा एंगल बनाया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितने का है? जो एक सर्कल बनाते हो, सर्कल में ये पॉइंट होता है, यहाँ से जो पूरा कंप्लीट होता है कितना एंगल होता है? एंगल होता है, कहते हो ना सर कि ये जो सर्कल है हमारा कंप्लीट कितना एंगल है? 360 एंगल है, 360 कहते हो ना, 360 एंगल है। हमने कहा ये जो कंप्लीट आपका एंगल है, इसको अगर हम ऐसे कर दें, या वही को हमने छोटे फॉर्म में यहाँ पे लिखा है कि ये जो पूरा 360 का एंगल है, ये कहोगे सर 360 का एंगल है। मैंने कहा इसको अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें? हाफ कर दें, तो कितने का हो गया? कहोगे सर 360 का था, आपने एक साइड हटा दी, कितना बचा? 180 बचा। अब कितने का एंगल है? कहोगे सर ये 180 का एंगल है। कितने का है? 180 का, 180 डिग्री का एंगल है। मैंने कहा अच्छा अगर मान लो इसमें हम कोई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दें बिल्कुल मिडल से। अब इसके हमने 2 पार्ट, ये हाफ था, इसका भी हाफ कर दिया, तो ये कितना एंगल है? ये जो इधर का है, और ये कितना एंगल है? तो क्या कहोगे सर ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो देखो नॉर्मल से बता रहा हूँ कि पहले एक एंगल कितने का था? 360 का था, 360 डिग्री। उसको हमने कट करके हाफ में चेंज किया, कितना बचा? 180 बचा। और जब ये 180 बचा तो
इस एंगल को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? कहोगे सर 180 डिग्री का एंगल जो होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 180 का है, आप कहोगे हाँ सर है, हम कहेंगे सप्लीमेंट्री है, आप कहोगे हाँ है। और मैंने कहा अगर मान लो इसमें से हमने एक ये लाइन ऐसे खींच दी, ये इसका मिडल पॉइंट था, ऐसे लाइन खींच दी, और आपको मैंने ये कह दिया कि ये जो हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ये जो इस साइड का एंगल है 60 डिग्री का है, तो मैंने कहा ये कितना एंगल है? आपसे मैंने पूछा ये कितना है, क्या रिप्लाई होगा? जानते हो ना, जब कोई चीज़ अगर दोनों का एडिशन अगर 180 है, नॉर्मल मान लो, आपको एग्जांपल देता हूँ, आप हो, आपका भाई है, ब्रदर है, दोनों के पास में ना टोटल 100 रुपये है, 100 रुपये है। अब सामने वाले को नहीं पता कि आपके पास कितने हैं और आपके ब्रदर के पास कितने हैं, लेकिन टोटल दोनों का एडिशन करके कितना है? 100 है। और अगर आपके भाई के पास 40 रुपये हैं, 40 रुपये आपके भाई के पास हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा ना कि 60 रुपये आपके पास होंगे। 60 रुपये क्यों आपके पास होंगे? क्योंकि दोनों के पास कितने हैं? टोटल 100 रुपये हैं। सेम केस यहाँ पे है। पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल ये हो गया, तो क्या करना है? हमें जानना है कि कितना है ये। तो क्या करोगे? नॉर्मल 180 लिखोगे, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 120। तो हमने कहा ये एंगल कितना होगा? आपने कहा 120 हो जाएगा। नॉर्मल है, इजी है, अभी आपको भी इजी लगेगा, बट एग्ज़ाम हॉल में भूल जाओगे, इसलिए बार बार 2 से 3 बार इसको देख लेना। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पे। ये क्वेश्चन में भी यहाँ लीनियर इक्वेशन में ना है, आपकी ज्योमेट्री में से आएगा। ओके, लेकिन ये बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका नीड थी, तो हमने आपको क्लियर कर दिया। तो ये आपको क्लियर हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है। मैं अगर पूछूंगा सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? सर 180 का होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है, 180 का होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल से अगर एक एंगल आपको दे दे, तो नॉर्मल मान लो यहाँ पे 60 ना कुछ और दे देता, मान लो यहाँ पे 90 दे देता, हमसे कह देता इसका अदर सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, सप्लीमेंट्री क्या है। तो कैसे निकालोगे? तुम जानते हो ना 90 पूरा जब 180 है, 180 है, तो 90 ये है, तो 90 और दूसरा होगा। क्लियर है? 180 का एडिशन होता है, 180 में से एक को निकाल दो, दूसरे के पास जितना होगा 180 से उसने माइनस कर दो। सिंपल यही है कि आपके भाई के पास जितने रुपए हैं, टोटल रुपए से उतने रुपए माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके पास होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब इस सप्लीमेंट्री एंगल को हाफ कर दोगे, जो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसे भी अगर आप हाफ कर दो, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डाल दूँ, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का, और इधर जो बनेगा 90 डिग्री का। एंगल थोड़ा बड़ा छोटा किया, उसे कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? आपसे बोलूँगा 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा एंगल कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। राइट एंगल तो है ही है। आप कहोगे सर ये तो राइट एंगल है। हाँ राइट एंगल है, वो कैटेगरी अलग है। स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये राइट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है? तो कैटेगरी अलग अलग होती हैं। जैसे कि नॉर्मल एक 4-5 कैटेगरी में आ रहा है। आप जैसे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा गया। आप घर पे भी अच्छे हैं, तो आपको घर की अच्छी श्रेणी में भी रखा गया। तो 2-3 कैटेगरी अलग अलग होती हैं, डिस्क्राइब में अलग अलग आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे देगा, ऐसे हो सकता है फिगर से दे, या हो सकता है नॉर्मल दे। यहाँ लिख देगा 60 डिग्री, तो ये एंगल पूछ लेगा आपसे, ये एंगल क्या है बताओ मुझे। तो क्या करोगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल में क्या करना है? हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो जब हमें आपने सर 60 दे दिया, तो दूसरा कितना बचा? हम 90 से 60 माइनस कर देंगे, 90 से माइनस कर देंगे 60 बराबर हमारा बच जाएगा 30। हम कह देंगे नॉर्मल कि सर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अदर है वो हमारा 30 डिग्री का है।
ओके। अब अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो भी रिटर्न करा सकता हूँ, बट इतना यहाँ पे नीड नहीं है तो हम रिटर्न नहीं कराएंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो ये जान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। हमें एक एंगल दे देगा, दो एंगल का एडिशन जो होता है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। इसमें से एक एंगल दे देगा, कहेगा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, या ऐसे दे देगा और इसका 180 होगा। यहाँ पे 180 नहीं, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो हमसे एग्जामिनर पूछेगा। अगर उसने कहा हमसे कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, एक एंगल दे दिया तो एक को हम x मान लेंगे और एक तो एग्जामिनर ने हमें दे रखा है वो पुट करेंगे यहाँ पे, और इक्वल में क्या कर देंगे, जब हमसे सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो हम 90 रखेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे जितना आपको लगेगा सर ये क्या बता रही, तो हमें पता है आगे बढ़िए, बट बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया इतना कि क्या प्रॉब्लम किस पॉइंट पे आप फंस सकते हैं। तो जो अभी बता रहा हूँ उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिए, स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन इसी पॉइंट पे है, उसी क्वेश्चन को बताना था इसलिए मैंने आपको बताया इतना। सब क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू supplementary angle, the larger of two supplementary angle exceeds the smallest by 80 डिग्री। 18 दे रखा है, 80 डिग्री हमें फाइंड करना है। अनदर लिखेगा, फाइंड अनदर। ओके, देखो लार्जर ऑफ टू हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ कि हमें एक हिंदी में 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण, और इंग्लिश हिंदी में सप्लीमेंट्री एंगल जो हमने 180 का बताया था उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, मुझे याद नहीं रहा वहाँ पे बताने के लिए, सॉरी उसके लिए। देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक्सीड्स द स्मॉलेस्ट बाय 80, एक जो छोटा एंगल है वो 18 डिग्री का है। फाइंड अनदर, हमें दूसरा फाइंड करना है, दूसरा एंगल। तो हम जानते हैं ना, तो एग्जामिनर के लिए हम क्या लिखेंगे? क्लियर ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहाँ पे वो हमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ लेता तो हम क्या करते? यहाँ पे लिखते हैं हम वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90। अब हमने कहा कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है वन एंगल बराबर क्या है? यहाँ पे लिखो ऐसे, वन एंगल बराबर कितना है? 80 डिग्री दे रखा है। हमने कहा मान लेते हैं लेट अनदर एंगल इक्वल टू, हमने x मान लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने x माना है, आप y z a b c d अल्फ़ा बीटा कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ओके, इतना गॉट इट। हमने कहा नेक्स्ट जो आप लिखोगे, अब यहाँ पे लिखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मेट बता रहा हूँ जो फॉर्मेट आपको लिखना है एग्ज़ाम हॉल में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे, ऐसे लिखोगे x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180, 80 लिखोगे। फिर जानते हो ना कि अगर कोई चीज़ इधर पॉजिटिव की होती है, इस साइड जाती है नेगेटिव हो जाती है। आप कहोगे हाँ, हमने कहा देखो तो x बराबर 180 माइनस का 80 कर दो, 80 डिग्री, तो बराबर कितना बचेगा x। आप कहोगे सर जब 0 से 8 जाएगा नहीं तो हम क्या लेंगे, यहाँ से रिमाइंडर लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 162 बचेगा। हमने कहा यही तो निकालने को बोला था ना, हमने कहा ये आंसर हो गया। इतना पूछा था हमसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे स्टूडेंट की दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है जो मैं जानता हूँ अकॉर्डिंग मी, कि सर ये हम लिखे ना लिखे छोड़ दें क्या, इसको इतना जो लिखना पड़ता है ना लिखें छोड़ दें। हम कहेंगे नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तुमको ये नहीं हम जो लिख रहे हैं ज़रूरी नहीं यही लिखो। अब बिल्कुल मैंने नॉर्मल लिखा है जो स्टूडेंट लिखते हैं, मैंने हाई लेवल पर नहीं लिखा कि जो बुक्स में लिख कर देते हैं। बिल्कुल लिखा कि हम जानते हैं, आप लिखोगे हम जानते हैं हिंदी वाले कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, संपूरक कोण जो होता है सर 180 डिग्री का होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, हिंदी में खाली लिख दोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक एंगल दे रखा है हमें, कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन एंगल गिवन है। हमने गिवन नहीं लिखा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वन एंगल बराबर 80 डिग्री। लेट अनदर एंगल, हमने दूसरा एंगल मान लिया कि सर एक्स है, जब हमें पता नहीं है तो हम मान ले रहे हैं एक्स है। फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि आपने बता रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का एडिशन 180 होता है, हमें पता है सर। तो हमने आपके प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दिया। रखने के बाद हमें पता है कि ये जो 18 है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के करने के बाद x बराबर हमारा 162 डिग्री निकला है। हर जगह यहाँ पे डिग्री दे रखा है तो पॉइंट जरूर रखते जाना डिग्री के लिए। इतना करना रहेगा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को हमें समझाना है। इन बातों से ही ये कंक्लूजन निकलेगा, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट की सर ना लिखें बट लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और नॉर्मल वे से समझाने की कोशिश की है। रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी सीरीज़ में आपका दे रखा है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, सिर्फ वर्डों का खेल है, सब वही सेम है, सिर्फ बातें चेंज हो रही हैं। कहते नहीं है कि मंजिल वही है बस रास्ता बदल गया है, तो वही है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय। तो मैं क्वेश्चन रिटर्न कर रहा हूँ, तब तक इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको समझने में टाइम लगेगा। तो कोशिश करो कि जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तुरंत समझ सको। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल्स। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम एक कोच है क्रिकेट टीम के, कुछ सामान खरीदते हैं। हिंदी वालों के लिए भी रिपीट कर रहा हूँ कि एक कोच है, सामान खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर भी बता दिया है, आप बुक से देख सकते हैं कि बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स कितने की खरीदते हैं, फॉर 3,800 में परचेज करते हैं। इतना बन गया, इतने से आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आप तैयार करो, तब तक मैं आगे का लिखता हूँ। लेटर, बाद में, she buys later she buys 3 bats and 5 balls, 1750 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच।
फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच। आप देख रहे हो जैसे कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा मेथड चेंज रहता है कि हर कोई होता है डायरेक्ट आपको बताता है ये करना ये करना ये करना। मैं कहता हूँ कि कोई क्वेश्चन है उसका मेथड ऐसा जान लो कि उस बेस पे कोई क्वेश्चन आए तो आगे आप सॉल्व कर सको। यहाँ पर अगर मैं 7x डायरेक्ट 6y लिख के पुट तो करूँगा ही, लेकिन उससे पहले बता दूँ क्यों लिख रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि अगर आपके फादर ने आपको मान लो 100 रुपये दिया, कितने रुपए दिए आपको? 100 रुपये दिए। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एसएससी के स्टूडेंट बहुत आगे जाके ना, आपको अगर एसएससी या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के चाहोगे तो ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ से सीखने चलो तो आगे आ जाके अच्छा रहेगा। हमने कहा आपके फादर ने आपको 100 रुपये दिए, आपसे कहा मार्केट जाओ और मार्केट से सेब परचेज़ कर ले जाओ। क्या ख़रीदना है? एप्पल ख़रीदना है, कुछ ख़रीदना है। आप मार्केट गए। कहाँ गए आप? मार्केट। और मार्केट में जो एप्पल का रेट था कितना था? 20 रुपये केजी था। 20 रुपये क्या था? केजी था। 20 रुपये केजी था। तो मैंने कहा आप कितने सेब खरीद लोगे? 100 रुपये में कितने केजी सेब खरीद लोगे? आप कहोगे सर 20 रुपये का 1 केजी, तो 20, 20, 40, 60, 80, 50 यानी कि 100 रुपये में हम 5 केजी खरीद लेंगे। कितना खरीद लेंगे? आपने कहा सर हम 5 केजी खरीद लेंगे। हमने कहा कैसे निकाला? आपने कहा सर 20 रुपये का 1 केजी, मेरे पास 100 रुपये, तो ये 20 ना हम यहाँ रखेंगे ऐसे और ऐसे करेंगे, 2 5 जा 10 होता है, तो हमें पता हो गया कि 5 केजी होता है। हमने कहा तो तुमको ये पता हो गया ना? क्या पता हो गया? हमने कहा ये पता है ना कि अगर तुम्हें कोई सामान खरीदना है, जितने रुपए तुम्हारे पास हैं, जितना जो प्राइस है, प्राइस को जितने तुम्हारे पास रुपए हैं और एक सामान का जितना मूल्य है उसको अगर डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ना हमने कितने खरीदे हैं। समझ में आया? मुझे पता इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। आगे देखो, मैंने कहा कि मान लो मार्केट आप जब गए हो तो आपको सेब खरीदना है 20 रुपये केजी वाले, आपके पास रुपए हैं 100, तो ऐसे आप सोच लोगे कि सर 20 रुपये का 1 केजी है तो 100 रुपये का 5 केजी हो गया। पर कर क्या रहे हो? कर तो यही रहे हो ना कि 20 रुपये का 1 केजी है तो ऐसे डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड कर रहे हो तो 20 पंचे 100 हो रहा है, डिवाइड कर रहे हो ना। मैंने कहा अगर मान लो, मैंने कहा कि अगर 20 रुपये केजी सेब हैं, 20 रुपये केजी सेब हैं और 7 केजी सेब का रुपए बताओ मुझे। 7 केजी सेब कितने रुपए के होंगे? मैंने अभी आपको क्या किया था? रुपए दिए थे और क्या पूछा था? कितने केजी हुए पूछा था ना। अब इसका उल्टा पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको कहा कि 20 रुपये केजी सेब हैं और 7 केजी सेब कितने के होंगे। मैंने क्या पूछा कि 20 रुपये केजी सेब हैं और 7 केजी सेब कितने रुपए के हुए। तो आप क्या करोगे? कहोगे सर 20 रुपये के 1 केजी है, तो अगर हम 7 × 20 कर दें तो हमारा हो जाएगा 7 × 40, 140 रुपये के हमने 7 केजी खरीदेंगे सेब। हमने कहा तो ये पता हो गया ना अब कि अगर जब हमें निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट में स्टूडेंट अपने ऊपर नॉर्मली कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट हो खुद पे अप्लाई कर लो। हमने कहा तो ये कंफर्म हो गया ना, जब मार्केट जा रहे हो 20 रुपये केजी कोई सेब है या 20 रुपये का 1 पैकेट कोई सामान है, 7 पैकेट खरीदना है तो 7 × 20 करोगे। आप कहोगे हाँ सर ये तो हमको पता है पहले से, नॉर्मल बचपन से। हमने कहा यही कॉन्सेप्ट ना आगे चल के और जब थोड़ा सा और मैटर डीप में जाता है ना तो जितना पता होता है ना सब भूल जाते हैं। आपके साथ भी वही होगा, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें कहोगे सर ये कैसे आया, तो यहाँ समझ लो ये बात कि कैसे आया। हमने कहा अगर आपको 20 केजी सेब 20 रुपये केजी सेब है, 7 केजी सेब खरीदना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हमें 100 रुपये में पता करना है कि 20 रुपये केजी वाला सेब हम कितना खरीद लेंगे, तो क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। हमने कहा इतना क्लियर हुआ? आपने कहा हाँ। ओके, क्लियर हुआ तो यहाँ पे देखो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हमने कहा जो इसमें हमारे लिए जो काम के पॉइंट हैं ऐसे हाईलाइट कर लिए। कुछ 7 बैट हैं, 6 बॉल हैं, 3800 के हैं, 3 बैट हैं, 5 बॉल हैं, 1750 के हैं। ऐसे हाईलाइट कर लिया करो बस, क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। हमने कहा देखो ये क्या दे रखा है, कह रहोगे सर लेट कोच
जो कोच है आप क्रिकेट टीम के, जो कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बल्ले बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, कितने में खरीदी? 3800 में खरीदी। लेटर कुछ समय बाद 3 बैट 5 बॉल खरीदी, कितने की खरीदी? 1750 की खरीदी। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, यानी कि एक बल्ले का मूल्य, एक बैट का वैल्यू क्या है, कि प्राइस क्या है, और एक बॉल का प्राइस क्या है। हमें वही जो बता रहे थे ना आपको, वही निकालना है। थोड़ा सा और चेंज हो गया कि हम आपको दे रहे थे कि एक का प्राइस कितना है, 7 का निकाल रहे थे, यहाँ 7 का दे रखा है, 1 का निकालना है। इसी में एग्जामिनर घुमाएगा। देखो हमने कहा कि जो हमारे पास 7 बैट खरीदना है, हमने कहा जो प्राइस है ना, लेट 1 बैट प्राइस इक्वल टू एक्स। हमने डायरेक्ट लिखा, देखो 1 बैट का प्राइस जो है 7, वहाँ पे कितना है? एक्स है। एक बैट का प्राइस कितना है? एक्स है। अब क्या कहोगे सर? एक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझ गए ना तो पूरा चैप्टर डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ पाए ना तो पूरा चैप्टर डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा नेक्स्ट लाइन लिखो कि मान लो लेट 1 बॉल प्राइस जो है वाई है। आपने कहा ठीक, हमने कहा मान लो इतना, आपने कहा ठीक है सर, हमने मान लिया। ओके, हमने कहा तो नेक्स्ट देखो, जब एक बैट का प्राइस एक्स है, एक बॉल का प्राइस वाई है, तो 7 बैट का प्राइस क्या होगा? हमने कहा 7 बैट का प्राइस क्या होगा? अभी निकाल लेते ना कि 1 केजी सेब जो 20 रुपये का है, तो 7 केजी सेब कितने का हो जाएगा? तो 20 × 7 हो जाएगा। तो वही है, जब एक बैट का प्राइस x रुपये है तो 7 बैट का प्राइस 7x हो जाएगा। क्योंकि जब मैं 7x लिखता ना तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते, इसलिए मैं वो पॉइंट बता रहा था। मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं समझा ना सकूँ। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट समझ ज़रूर आएगा। तो बने रहिएगा, क्लियर होगा आपका हर पॉइंट, और ऐसा लेवल पे क्लियर होगा कि आप कभी दोबारा नीड नहीं पड़ेगी कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़े। हमने कहा तो हमने एक जो बैट का प्राइस था x रुपये, तो 7 बैट का प्राइस 7x हो गया। एक बॉल का प्राइस था y रुपये, तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो गया? आप कहोगे सर 6y हो गया, 6y हो गया। हमने कहा जब दोनों का प्राइस तुमने लिख दिया है, अब पहला कॉन्सेप्ट आ जाओ जो मैंने बताया था कि 100 रुपये जब तुम्हारे पास हैं, 100 रुपये जब एंगल में बात कर रहा था मैं कि 100 रुपये हैं, तो अगर एक के पास 60 हो गए तो तुम्हारे पास 46 होंगे। तो वहाँ पे देखो दोनों का जो प्राइस है बता रखा है ना कि दोनों जो हमने खरीदे इतने रुपए में खरीदे, तो वही हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया 3800, इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर इतना? अब दूसरे पे आओ, यहाँ से बनाना है। हमने कहा लेटर शिवाय कुछ समय बाद वो क्या करता है? 3 बैट और ख़रीदता है। तो दोबारा क्या लिखोगे? दोबारा लिखोगे 3x। क्या लिखोगे? 3x, 3x प्लस बॉल कितनी? 5 बॉल, 5 बॉल कितने की खरीदता है? कहोगे सर 1750 की खरीदता है। हमने कहा क्वेश्चन 2 बन गई। आपने कहा हाँ। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या कैंसिलेशन मेथड से करें, एलिमिनेशन मेथड। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं, क्या नीड है में। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा समझने में दिक्कत होती है लोगों थोड़ा सा इजी मेथड है। हमने कहा इसमें से एक को डिस्ट्रॉय कर दो, एक को क्या करना है? समाप्त कर देना है, एक की वैल्यू निकालना है। अब सोचो क्या करें? 6 को हम y को हम डिस्ट्रॉय समाप्त करें या x को करें? और मैंने बताया था कि अब जब ना समझ में आए सर हम कैसे समाप्त करें, दोनों में नंबर कॉमन कैसे लाएं, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे कितना है? x के साथ कांस्टेंट कितना है? आप कहोगे सर 7। हमने कहा x के साथ यहाँ कितना है? आपने कहा 3 है। हमने कहा 7 × 3 कहोगे कितना होगा? 21 होता है। हमने कहा सर ये भी नहीं तुमको समझ में आ रहा है, तुम इतना जानो, हमको x समाप्त कर देंगे। जो भी मान लो, या y को मानोगे तो y मान लो, तो y के अकॉर्डिंग करोगे। हमने कहा चलो हम x को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है,
पहली इक्वेशन में ये कांस्टेंट कितना है, कहोगे सर 7 है। हमने कहा दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट कितना है, आप कहेंगे 3 है। हमने कहा जो पहली इक्वेशन का कांस्टेंट है ना 7 को यहाँ दूसरी इक्वेशन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन में करोगे, ये मत सोचना कि इधर कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक हर किसी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। हमने कहा दूसरी इक्वेशन में क्या है आपका, हमें क्या डिस्ट्रॉय करना है, एक्स करना है, तो एक्स का ही कांस्टेंट लोगे। यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स के साथ कितना कांस्टेंट है, कहोगे सर 3 है। हमने कहा तो 3 से इसको कंप्लीट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आप लिखोगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाइंग 3 एंड 7 लिखना पड़ेगा आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना प्लेस नहीं बचेगा। फिर हमने कहा आगे स्टेप में लिख देते हैं किस मल्टीप्लाई करके, तो करोगे तो 7 इंटू 3 21x हो जाएगा, 21x, 3 इंटू 6 18y हो जाएगा, इक्वल लिखो, 3 को अंदर कर दो, 0 0 उतर आएगा, 8 3 24, 24 का 4, रिमाइंडर 2 बचा, 3 इंटू 3 9 11 हो गया। इसका इक्वेशन 3 मान लेना। इतना क्लियर हुआ। हमने कहा ये देखो नेक्स्ट वाली को भी कर दो, हमने कहा ओके। हमने कहा 7 से करोगे तो कितना होगा, 7 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21x। हमने कहा 7 को 5 से करोगे तो कितना होगा, आपने कहा सर 7 इंटू 5 35। हमने कहा 35y हो जाएगा, हिंदी वालों के लिए भी 35y। अब इधर कर दो, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 35, 35 का 35 का 5 कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा, 7 इंटू 7 49, 49 3 52, 52 का हमने 2 लिखा, और कितना बचा, 5 बचा, 7 इंटू 1 7 7 5 12। इसको हम कितना मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हमने जब पहले ही कह रखा था कि हमें x को समाप्त करना है, तो यहाँ ऐसे लिखोगे, सब्सट्रैक्टिंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर आगे उस साइड बताता हूँ। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 नहीं 4 फ्रॉम 3, ठीक है। अब इस साइड लिख रहा हूँ। मैंने कहा तो जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो लिख लो, ऐसे चाहो तो लिखना चाहो ऐसे 21x प्लस 18y 80y, इक्वेशन 4 उतारा हूँ थर्ड वाली। फिर इधर लिखोगे, हमने कहा माइनस कर रहे हो ना, तो ऐसे माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट लिखो, और ब्रैकेट में लिख लो ये जो दूसरी दे रखा है जो हमें माइनस करना है। माइनस करते वक्त या एडिशन करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना, इस साइड वाले को इस साइड से करना, उस साइड वाले को उस साइड से करना, ओके। तो जो 21x प्लस 18y और ये जो कितना है 21x प्लस 35y है, तो यहाँ माइनस करके ऐसे लिख दो कि 21x प्लस 35y इक्वल लगाओगे, ऐसे करोगे, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद ये लिख लो 11400 माइनस का 12250, ओके। इतना क्लियर हुआ। हमने कहा देखो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा दो तो अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस लगाना पड़ेगा। हमने कहा देखो 21x कट जाएगा, हमने कहा 35y में से जब 18y जाएगा तो क्या बचेगा, आपने कहा सर 5 से 8 जाएगा नहीं, तो हम 15 कर देंगे, 15 से जब 8 जाएगा तो सर 7 बचेगा। हमने कहा 7 लिख दूँ, 2 में से 1 जाएगा तो आपने कहा सर 1 बचेगा, माइनस का बचेगा। हमने कहा ओके माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने x देखो दोनों सेम था, कट कर दिया। हमने 18 से 35 को घटाओ या 35 से 18 को घटाओ, माइनस का 17 आएगा, ओके। जब देखो 35 है, ये 35 से 18 को घटाओगे तो माइनस का 70 आएगा, नहीं आएगा। और चिन्ह कैसा आएगा हमारे पास, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। हमने कहा देखो 11400 में से ऐसा तो है नहीं कि 12250 माइनस कर सके, तो क्या करते हैं 12250 से 11400 माइनस कर लेते हैं। और हम किसके साथ लिखेंगे, इसमें बड़ा कौन है, कहोगे सर ये बड़ा है, इसके साथ कौन सा साइन, कहोगे सर इसके साथ माइनस का साइन। हमने कहा तो इसको लिखोगे, तो लिखो देखो 0 लिखोगे ऐसे, 5 से 5 उतार लोगे,
फिर 2 से 4 जाएगा नहीं तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ फिर इतना हो जाएगा, इतना बचेगा। क्लियर है। और ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसके साथ माइनस है, तो इस माइनस में से इसको प्लस वाले को घटाओगे तो माइनस का ही जो बचेगा ना वो माइनस का होगा ना। इतना क्लियर है। हमने कहा नेक्स्ट देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो दोनों को हम ऐसे समाप्त कर दें, या चाहो तो इसको 70 को नीचे ला के तब समाप्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 850/70 लिखोगे। आपने कहा हाँ, हमने कहा 17 × 5 करोगे तो कितना होता है, 7 × 5 कितना होता है, 85 होता है। अगर टेबल याद नहीं है तो आपके लेवल पे 20 तक टेबल याद कर लो। तो y का प्राइस कितना आ गया, हमने कहा देखो y जो ये बॉल है, एक बॉल का प्राइस कितना आ गया, आप कहोगे सर एक बॉल का प्राइस है 50 रुपये। हमने कहा यही तो फाइंड करना था ना, हमें एक बॉल का निकालना था। यहाँ पे 7 बॉल और 7 बैट 6 बॉल का एक साथ दे रखा था, हमें सेपरेट सेपरेट निकालना था। हमने तो एक बॉल का प्राइस निकाल लिया, कितना है, 50 रुपये है। अब बैट का निकाल लेते हैं, तो बैट का निकालने के लिए ये वैल्यू हम y की किसी में भी पुट कर दो, आ जाएगा। हमने कहा चलो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे पुटिंग, मैं इस साइड का रब कर रहा हूँ। ओके, इतने में हो जाएगा वर्क, इतने में लिखते चलो। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 1। ओके, तो जैसे ही y की वैल्यू रखोगे तो इसमें रख दो, देखो 7x रहेगा प्लस 6 × y की वैल्यू कितनी है, 50 निकालिए, 50 रखोगे प्लस इधर का 3800 उतार लोगे। तो हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 7x हो गया प्लस का 6 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। 6 × 5 30 और एक जीरो पहले से था तो 300 हो गया, इक्वल करोगे 800। ओके, हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में 7x प्लस ये जो हमारा 300 है इसको इस साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा। 7 ये इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 7x बराबर 3500 ऐसे लिख सकते हो। आपने कहा हाँ। हमने कहा ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो 7 × 35 का जब डिवाइड करोगे तो 7 × 5 35 होता है, प्लस 500 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। तो हमने कहा x बराबर हमारे पास कितना आ गया, आपने कहा सर 500 आ गया। हमने कहा तो एक बैट का प्राइस कितना है, एक बाइट का प्राइस कितना है, कहोगे सर 500 है। एक बॉल का प्राइस कितना है, 50 रुपये। 50 रुपये का एक बॉल है, 500 का एक बैट है। 7 × 5 = 35, 500, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, इसमें ही रख दो, देखो 3800 आएगा नहीं आएगा। चलो रख के भी देख लेते हैं। हमने कहा 7 × 5 रखेंगे तो कितना होगा, आपने कहा सर 7 × 35 3500 हो जाएगा यहाँ पे। आपने कहा हाँ हो जाएगा। हमने कहा ये 50 जब यहाँ y पे रखोगे तो 50 × 6 300 होगा। 50 × 6 6 × 5 30 और 30 प्लस एक जीरो पहले से लगा 300 हो जाए। हमने कहा देखो तो अगर ये वैल्यू जो हमारी x की आई है, ये वैल्यू जो y की आई है, यहाँ पे रख दोगे ना तो दोनों सेम आएंगे। अगर आपको कभी आंसर चेक करना हो तो ऐसे वैल्यू रख के अपनी चेक भी कर सकते हो। ओके, अगर रखोगे तो देखो 7 × 5 = 35 35 और 6 × 50 30, यानी कि 3500 प्लस 300 3800 और 3800 सेम आएगा। ओके, इसलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ से आप चेक कर सको, आपको लगे कि हाँ सर कॉन्फिडेंट है, हर चीज़ है, क्योंकि मैथ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ये हमने बातें लिखी, ये हमने x की वैल्यू निकाली, ये y। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, रब कर रहा हूँ।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमने कौन सा कोश का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन है, ये सिर्फ बातें हैं, उन बातों से हमें अपनी कंक्लूजन पे पहुंचना है। द टैक्सी चार्ज in a city consist of फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है चार्ज करती है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance, charge for the distance। स्टूडेंट है इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहीं पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हम किसको x मानेंगे किसको y मानेंगे। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जो कवर करता है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करोगे इसकी टैक्सी से, तो 10 किलोमीटर का जो चार्ज लेता है, चार्ज बताया है यहाँ पे, पेड करता है कितना 105 रुपीज़। ओके, and for a journey and for a journey of 15 किलोमीटर। देखो एक आपका ना क्वेश्चन बन गया है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, तो ट्राई करो कि एक ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो आप तब तक। चार्ज पेड is 150। What are the fixed price? फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस। उसके बाद तो एक्स वाई की वैल्यू पूछिए कि हमारे पास जो एक्स जाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे किस बातों में, कि सर कह रहा है कि टैक्सी चार्ज करती है, हम किसको एक्स माने किसको वाई माने, इसमें तो इतना दिया ही नहीं है। नॉर्मल, थोड़ा काम डाउन, देखो नॉर्मल पहले रखे, सोचो कि क्या हो सकता है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। हिंदी वालों के लिए, एक टैक्सी है जो किसी दूरी को जाने के लिए ना, आप अगर उसको बुक कर रहे हो तो वो टैक्सी आपके बुलाने पे आ रही है, तो कुछ रुपए तो उसका फिक्स हो गया कि वो रुपए तो उतना लेगी ही, आपसे लेगी। उसके बाद जितनी दूरी आप जाओगे उसका अलग चार्ज। हिंदी में भी क्लियर है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, वही सेम बात है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, कि एक फ़िक्स चार्ज लेती है। अगर आप उस टैक्सी को बुक करते हो तो एक फ़िक्स चार्ज लेगी। वो कितना अमाउंट है मुझे नहीं पता है, कितना अमाउंट है नहीं पता है, एक फ़िक्स चार्ज है कि आप जितनी बार बुलाओगे उतनी बार वो चार्ज आपसे लेगी। टुगेदर उसके साथ में द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105। दैट मीन्स कह रहा है यहाँ पे कि उसके बाद आप जितनी दूरी जाओगे उसके अकॉर्डिंग अलग चार्ज लगाएगा। अगर मान लो आप 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर का चार्ज जो लगेगा 105 के अकॉर्डिंग लगेगा, 105। एंड अगर आप 15 किलोमीटर गए तो उसका चार्ज 155 लगेगा, 155 रुपये लगेगा। हमने कहा ठीक है सर, ओके। चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लेता है, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए 155 रुपये लेता है। तो हमसे टोटल कितना रुपये ले रहा है, अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपये ले रहा है, 105 ले रहा है, और अगर हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो कितना ले रहा है, 155 ले रहा है। और इसमें दोनों चार्ज कौन से हैं, मिक्स हैं। कौन कौन से चार्ज, एक चार्ज कौन सा है, कहोगे सर एक चार्ज तो वो वाला है, कौन सा, फिक्स चार्ज। और दूसरा कौन सा है,
पर किलोमीटर चार्ज। ओके, अब चलो मानते हैं। जब इतना क्लियर कर दिया तो अब शायद क्लियर हो गया हो, अदरवाइज़ नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हमने कहा देखो जो कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज जो है हमें नहीं पता फिक्स चार्ज क्या है, तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं। हमने कहा तो ऐसे लिख देना, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x। मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा अब देखो अगर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जाते हो तो किलोमीटर पर भी तो कोई चार्ज ले रहा है ना। अब वो 15 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 किलोमीटर जाने पे कोई चार्ज ले रहा है। हमें ये जानना है कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना ले रहा है। तो हम मान लेते हैं, जैसे सेम था ना, मैंने बताया था आपको कि 10 केजी सेब का इतना रुपए है, तो हमें निकालना है 1 केजी। क्या करेंगे, वही है यहाँ पे, लेट जो चार्ज लेता है डिस्टेंस कवर, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर इक्वल टू y। मान लिया। अब हमने कहा चलो देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। हमने कहा पहली बात क्या कह रखे हो आप, उसने पहले क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस जाओगे तो 105 रुपये लेगा आपसे। हमने कहा तो 105 में दोनों चार्ज है ना सर, एक चार्ज तो वो है जो फिक्स चार्ज है। हमने कहा तो सर देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। आपने कहा कैसे, हमने कहा देखो x ये जो फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर जाने का चार्ज यानी कि 10 इंटू वाई बराबर 105। हमने कहा आप दोनों चार्ज मिला के ले रहे हो ना, कि 10 किलोमीटर अगर हम आपको लेके जाएंगे, हमने आपको बुलाया टैक्सी ड्राइवर को, हमने कहा मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है किसी के घर, आप कहोगे सर 105 रुपये मुझे दे दो। टैक्सी ड्राइवर मान लो आप हो या मैं हूँ, आपने मुझे बुलाया, तो मैंने आपसे कहा कि सर मुझे आप ना 105 रुपये दे दो, मैं आपको छोड़ दूँगा 10 किलोमीटर दूर। आपने कहा ठीक है सर। तो इस 10 किलोमीटर में हमारे दोनों चार्ज ऐड थे ना, मेरा जो फिक्स चार्ज है वो भी मैंने ऐड करके बताया ना आपको कि सर मुझे 105 रुपये दे दो। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में आधी दूर जाओगे आप, आपसे कहूँ सर 105 रुपये तो जो मेरा था फिक्स चार्ज था, आप 10 किलोमीटर लेके आए हो, मुझे उसका चार्ज अलग दो, ऐसा नहीं है ना। तो दोनों चार्ज मैंने ऐड करके बताया ना, तो दोनों चार्ज हमने ऐड कर लिए कि ये फिक्स चार्ज, ये डिस्टेंस पर चार्ज, और दोनों ऐड करके 105। हमने कहा दूसरी बात सर आप यहाँ कह रहे हो कि अगर हम 15 किलोमीटर जाएंगे, तो उसका आप कितना ले रहे हो, 155। हमने कहा चलो सर x चार्ज प्लस का 15y प्लस का 155 इक्वेशन दो। हमने इनकी बातों से कंक्लूजन बना के अपनी 2 इक्वेशन बना ली। अब हमें इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा ओके आप जाइए, हमारा काम हो गया, अब आपको हम रब भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो रब नहीं करते हैं, अभी यहाँ देखते हैं, अगर हो जाएगा एडजस्ट तो कर देंगे। हमने कहा देखो जब हमारी इक्वेशन बन गई है तो हमें इंडिविजुअल प्राइस निकालना है कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना लेता है ये टैक्सी ड्राइवर, ज़्यादा तो नहीं लेता है, और हमें एक फ़िक्स प्राइस निकालना है कि ये कितना चार्ज ले रहा है, फिक्स प्राइस कि अगर हम इसको बुलाएंगे तो हमसे फर्जी चार्ज कितना लेगा। तो हमने कहा देखो क्या करो, x देखो दोनों में सेम है, एक एलिमेंट को यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को इक्वेशन में हमें समाप्त करना होता है। चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहो तो कैंसिलेशन मेथड लगाओ। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आपके पास कोई मेथड ना बोला हो तो कैंसिलेशन मेथड लगाना ज़्यादा उसमें अच्छा रहता है, कि प्रोटी रहती है कि आपका क्वेश्चन सही होगा, ज़्यादा थोड़ा सा हेल्प भी करता है। तो हमने कहा अगर क्वेश्चन जो हमारे पास है x दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक माइनस का होता तो हम ऐड करके भी समाप्त कर सकते थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हम x को ही डिस्ट्रॉय करें, x की हम समाप्त करके y की वैल्यू निकालें, आप y की भी निकाल सकते हैं। पर हमारे लिए इजी क्या होगा, इंसान किस साइड भागता है। आपको भी ऑप्शन मिले कि सर आपको यहाँ पे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, कोई काम नहीं करना, यहाँ पे आपको 20,000 मिलेंगे लेकिन काम करना है, तो आदमी भागेगा सर 50,000 कोई काम नहीं करना, लाओ ले लेते हैं पहले।
यही होता है। तो देखो यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा काम करना है, दोनों मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा यार जब कोई काम नहीं करना है तो इसी को समाप्त करते हैं। तो लिखोगे ऐसे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। हमने इस बार क्या किया, इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, तो हम 2 को पहले लगेंगे, उसके बाद हम 1 को घटा देंगे। चाहते तो इससे भी कर देते, लेकिन फिर वो माइनस कट करना पड़ता, तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया। या आप बताओगे सर चलो ऐसे ही लिखूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हम दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं ये कितना है, x प्लस 10y, x प्लस 10y माइनस लगाओ, ब्रैकेट में ये लिखो कि x प्लस 15y, इक्वल वाला इक्वल को उस साइड सब्सट्रैक्ट करना है, इस साइड वाला इस साइड, इक्वल लगाओगे यहाँ पे, इधर आगे का ही पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट मत समझ लेना। 105 लिखोगे, माइनस का 155 लिखोगे, इतना लिखोगे, ओके। हमने कहा नेक्स्ट पॉइंट ऐसे देखो, अब x को यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट जब हटाओगे ऐसे तो ये अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x भी माइनस का बन जाएगा और ये y भी माइनस का बन जाएगा, हो जाएगा। x देखो प्लस का है, एक x माइनस का है, कट जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे। आपने कहा हाँ, हमने कहा 10y और माइनस का 15y, 10y और माइनस का 15y ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, माइनस का 5y बचेगा ना, प्लस का 10y माइनस का 10y समाप्त हो गया, माइनस का 5y बच गया ना। या आप ऐसे देख लो कि प्लस का 10y है, इसको हमें प्लस के 10y में से माइनस का 50y घटाना है या सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर सोचो कि माइनस के 50y से हमें 10y को ऐड करना है, तो हम कैसे करें। तो देखो कौन बड़ा है इसमें, माइनस 50y बड़ा है, माइनस 50y को अगर कुछ ना समझ में आए तो कैसे करो, कुछ ना समझ में आए बिल्कुल, तो माइनस का 5y माइनस का 10y ऐसे लिख सकते हो तोड़ के, जब कभी ना समझ में आए एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हो। तो ये 10y काट दोगे, माइनस का 5y बढ़ जाएगा, ऐसे लिख देना माइनस 5y, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑफलाइन में जो हम फेस करते हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम वो आपको भी हो सकती है शायद, इसलिए हमने आपको पॉइंट बता देते हैं। तो हमने कहा तो यहाँ पे जब माइनस करोगे, रुको इसको यहाँ लिखो, मैंने वहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जब यहाँ लिखोगे माइनस का 5y, इधर लिखोगे 105 में से जब 155 में से, वही सेम किस्सा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो कि 155 है ना, तो 155 को माइनस करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट, इतना तो आप हाई स्कूल में आ गए, इतना लेवल तो समझ में आना चाहिए, बिकॉज इतना अगर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 155 में से जब 105 करोगे तो 50 आ जाएगा। हमने कहा ये देखो दोनों माइनस का है, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा ये जो 5 है इधर का इस साइड नीचे आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो 5 × 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा तो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ना, y बराबर हमारे पास 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलो रख देते हैं। जब y की वैल्यू रखोगे, रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे पुटिंग, मैं ऊपर क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, फिर वहीं पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखोगे, फिर रख दो वैल्यू। अब इक्वेशन 1 क्या है, x है, x को x रहने दो। y कितना है, 10y है, 10 तुमने यहाँ पे लिखा, और y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 × 10 करोगे, बराबर में 105 लिखोगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, x प्लस ये × 100 हो जाएगा, इक्वल में 105, ओके। और नेक्स्ट टर्म में जब आप लिखोगे तो x बराबर 100 को इधर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस का 100,
x बराबर हम नेक्स्ट स्टेप में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 105 से हमारा कट जाएगा तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज था कितना आ गया, आंसर हो गया। फिक्स चार्ज जो लेता है 5 रुपये लेता है, अगर उसको बुलाओगे तो 5 रुपये आपसे फिक्स लेगा। यहाँ पे फिक्स वो जो किलोमीटर चार्ज लेता है कितना लेता है, 10 लेता है, 10 रुपये पर किलोमीटर लेता है। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। सोचो इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में रख लो। एक्स जब रखोगे 5 आएगा और 10 × 10 100 हो जाएगा। 100 और प्लस 105, 100 + 105 हो गया। चाहो तो इसमें रख के चेक कर लो, तब भी सेम आएगा। मेथड बदलने से आंसर चेंज नहीं होता है। ओके, नोट कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, बस बातों का खेल था। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसका शायद मे बी लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं 2 क्वेश्चन है तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन कराएंगे इसमें। 3 का कौन सा है, 5 है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये सब अगर आप कंपटीशन लेवल पे बैठते हैं, अभी एनडीए या जाने के लिए आप कोई भी सीडीएस का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी लेवल का, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन इनका ये लेवल थोड़ा सा और अच्छा बढ़ा दिया जाता है, आगे इंक्रीज हो जाता है। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है इफ़ क्या किया जाता है, 2 इज़ एडेड। 2 कहाँ पे एडेड किया जाता है, बोथ में, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ से हम आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा इसको डिनोमिनेटर, ओके, थोड़ा राइटिंग का इश्यू है इतना। अब ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो बनाते हैं यहाँ से। इतने में आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, तब तक आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं। इफ़ अगर हम उसमें 3 इज़ एडेड, अगर उसी जो हमने माना है कि एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन क्या है हमें नहीं पता है, उस फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 9/11 के फॉर्म में आ जाता है, और उस फ्रैक्शन में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन डिनोमिनेटर। ठीक है, इट बिकम कितना, बिकम 5/6। हमें फाइंड फ्रिक्शन। हमारे पास एक फ्रिक्शन दे रखा है। फ्रिक्शन दैट मीन्स एक रेशियो है हमारे पास, फ्रिक्शन है रेशियो 5 में। वो फ्रिक्शन में अगर हम अगर उसमें हम फ्रिक्शन में 2 जोड़ देते हैं, हिंदी वालों के लिए पहले रिपीट कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वालों के लिए कह रखा है कि एक संख्या है, उस संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, उसके अंश में और उसके हर में, अंश जो है हर जो है दोनों में 2-2 ऐड कर देंगे, तो वो जो नंबर है हमारा 9/11 के फॉर्म में आ जाता है। और अगर उसी नंबर में हम 3-3 जोड़ देते हैं, दोनों में 3-3 जोड़ देते हैं, 3-3 ऐड कर देते हैं, तो वो 5/6 बन जाता है। कैसे बनता है देखते हैं। अब रिपीट करता हूँ क्वेश्चन समझाने के मोड में। A fraction become 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator। न्यूमरेटर माने अंश में और डिनोमिनेटर माने हर में, बाय अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और वही 2 हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, तो हमारा ये फॉर्म बन के आता है कि 9/11 के इक्वल होता है।
और सेम दूसरी जो क्वेश्चन बनेगी, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर है, क्या है हमें नहीं पता, एक डिनोमिनेटर है, क्या है हमें नहीं पता। दोनों में जब हम पहले 2 ऐड करते हैं, नीचे भी 2 ऐड करते हैं तो 9/11 बन जाता है, और दूसरी इक्वेशन में जब हम 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है। और हमारा फ्रिक्शन क्या है, रेशियो हमारा क्या है, वो हमें फाइंड करना है। ओके, चलो फाइंड करते हैं। हमने कहा चलो देखो, मान लो लेट न्यूमरेटर जो हमारा है, न्यूमरेटर इक्वल टू x, ठीक है। जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है, और दूसरा हमारा जो डिनोमिनेटर है, लेट डिनोमिनेटर जो हमारा है वो y है, ठीक है। न्यूमरेटर जो है हमारा x है और डिनोमिनेटर जो है हमारा y है। ओके, इतना क्लियर हुआ। हमने कहा अब आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन के अनुसार कर रहे हैं, प्रश्नानुसार, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम 2 ऐड कर दें, ये हमारा न्यूमरेटर है, ऐसे लिखा हुआ है, उसका कहने का मतलब फ्रिक्शन ऐसे है ना कि x बाई वाई। हमने कहा अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर दें 2 और डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 2, यही तो कह रहा है। जो हमारा न्यूमरेटर है x है, डिनोमिनेटर है हमने y मान लिया, दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा फ्रिक्शन क्या बन गया, 9/11 बन गया, इक्वल 9/11 ऐसे हो गया। हमने कहा ये इक्वेशन 1 बन गई, आपकी इक्वेशन 1 बन गई, बस इसको थोड़ा सा बहुत चेंज करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले चलो दूसरी भी बना लेते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, इतना गॉट इट। हमने कहा दूसरा देखो, दूसरे यहाँ क्या कर रहा है कि अगर उसी नॉमिनेटर में सेम न्यूमिनेटर जो हमारा ये है और डिनोमिनेटर जो हमारा y है, उसमें हम अगर 3 ऐड कर दें, बोथ में, नॉमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा फ्रिक्शन जो है 5/6 बन जाता है। हमने कहा चलो इसको भी लिख लेते हैं कि x में अगर हम +3 ऐड कर दें, y में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारा 5/6 बन जाता है। इक्वेशन 2 बन गई। अब कहोगे सर ये तो कैसी इक्वेशन है, हमें समझ में नहीं आ रही। हमने कहा तो चलो इक्वेशन 1 जो है उसको यहाँ ट्रांसफॉर्म करके, जैसी आपको देखने की हैबिट है ना, उसी फॉर्म में बना देते। हमने कहा देखो ये जो 11 है इसको उधर करोगे तो इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, एग्जाम खाली कह देते हैं आपके कॉलेज में। अब इतना तो आपको पता है ना कि सर इधर जो कोई चीज़ डिवाइड में है तो इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इधर जो चीज़ ऊपर डिवाइड में इधर जाएगी नीचे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इतना क्लियर है ना, वही कह देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, बताने के लिए बोल दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही ऐसे कर देना है। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या होगा, 11x हो जाएगा +2 22 हो जाएगा, 11 × 2 22, इक्वल लगाओगे क्योंकि ये चीज़ जो है इधर ले आना। क्लियर हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट से बताएं। मैंने कहा देखो इसको उस साइड कर दो, आप कहोगे सर ठीक है, 11 × x + 2 ऐसे लिख सकते हो इसको, बराबर में ये जो है इसको इस साइड ले आओ, 9 × y + 2। हमने क्या किया, कुछ तो नहीं किया, जो इसके नीचे था ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 11 था वहाँ चला गया, इतना ही तो किया हमने। हमने कहा अब इस 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो कितना होगा, 11x हो जाएगा +11 × 2 22, 9 × 9y 18 हो गया। हमने कहा अब इसको x को एक पास कर लो, इन नंबरों को एक पास कर लो। आपने कहा ठीक है सर, हमने कहा तो कर लो। आपने कहा ठीक है सर, हमने कहा 11x माइनस का 9y, जब ये प्लस का इधर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा इक्वल का चिन्ह लगाओगे, ये 22 इधर प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा प्लस का 80 और माइनस का 22
अगर हम इसमें से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 बचेगा, वो भी माइनस का। देखो 22 आएगा, लिख के बताता हूँ आप लोग को, नहीं तो 22 है ये, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर ये प्लस का 80 है, तो 22 में से जब माइनस का 80 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। लेकिन 4 कैसा बचेगा, माइनस का 4 होगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा बस इतना समझाना था, इतना टाइम हो गया। ये बन गया। अब ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो। आपने कहा हाँ, हमने कहा चलो इसको ऐसे रहने दो, इक्वेशन 3 मान लो, 3 माना। हमने कहा नेक्स्ट देखो अब इसको बना लो ऐसे ही, ये जो इक्वेशन है इसको उधर कर दो मल्टी, इसको इस साइड ले आओ, इसको साइड कर दो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आप डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ जाओगे। हमने कहा 6 इंटू एक्स का करेंगे कितना होगा, आपने कहा सर 6x हो जाएगा। हमने कहा 6 इंटू 3 का करेंगे कितना होगा, आपने कहा सर 18 हो जाएगा, इक्वल लिखा। हमने कहा 5 इंटू वाई का करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5 इंटू 3 का करेंगे 15 हो जाएगा, हो गया। अब इस y को उस साइड ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो करोगे तो 6x माइनस का 5y इसकल टू 80 आएगा था, तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस का 80, तो माइनस का 3 बचेगा, सेम जैसे ऊपर। अब इसको इक्वेशन 4 मान लो। इतना कर लिया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। या आप सोचो कि इसको ऊपर ले आए, इसको उधर ले गए, मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई को एक साइड ले आए, नंबर को एक साइड ले आए, इतना ही किया हमने, और कुछ तो ऐसा किया नहीं कि समझ में ना आए। ओके, तो अब मैं इसको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसे रफ कर रहे हैं, फिर यहाँ बताते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ओके, इसे भी रफ कर रहा हूँ एक्स वाई, क्योंकि प्लेस तो हमें चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखो हमने कहा कि देखो दोनों में अभी हम क्या करना है, दोनों को एक पास रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं दोनों इक्वेशन को। रखोगे तो क्या होगी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 है। दूसरी देखो लिखोगे क्या होगी ये 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये नोट कर लिया होगा, इतना भी रब कर रहे हैं। ओके, इस साइड का रब कर दे रहे हैं, इतना उस साइड का लिखा रहने दे रहे हैं। हमने कहा इस फॉर्म में बना लोगे, आपने कहा हाँ सर इतना बना लेंगे। हमने कहा देखो हमें एक समाप्त करना ना, अब हम x को कट करें या y को कट करें, किसी एक को क्या करना है समाप्त करना है। हमने कहा देखो चाहो तो x को कर दो, चाहो तो y को कर दो। आपने कहा सर x को ही करते हैं। हमने कहा तो देखो 11 इंटू 6 करोगे 66 होता है, तो हमें करना है 66 आए, बट कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें पता ही नहीं क्या होता है सर। हमने कहा सर देखो ये जो 6 लिखा है 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 11 लिखा है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और बस इतना कर देंगे। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करना, ये याद रखना, इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो क्या होगा 11 इंटू 6 66x माइनस का 9 54 हो जाएगा 54y सॉरी 6 इंटू ऐसे रखो तो समझ ज़्यादा आएगा आपको। ये जो पूरी इक्वेशन थी, पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को समाप्त करना है, जिससे कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में रख देंगे और हमारी दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है। फ्रिक्शन दैट मीन्स कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो 66x माइनस 54y इंटू 6 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 24 होगा। इसको इक्वेशन 5 मान लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको ही मल्टीप्लाई करके लिखो 11 इंटू 6 66x 11 इंटू 5 माइनस का 55 11 इंटू 3 माइनस का 33। इसको इक्वेशन 6 मान लो। मान लिया। अब देखो इक्वेशन 1 से 2 को घटा दो या इक्वेशन 2 से 1 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। ओके, लिखोगे इतना तो देखो 66x माइनस का 54y
माइनस लगाओगे, ब्रैकेट में लिखो 66x प्लस सॉरी माइनस का 55y और इक्वल लिख के ये देखो कितना है, माइनस का 24 है। और जब यहाँ पे एक माइनस और आएगा, एक माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। कोई इतनी तो दिक्कत नहीं। हमने कहा ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, पर ये तो प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया कि ये माइनस में था, पर हम जब इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगाते हैं ना चिन्ह, तो जब माइनस और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाता है। एडिशन में पता है ना, तो 66x कट जाएगा, लेकिन माइनस का 54 और प्लस का 55 इक्वल y आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा। तो y आ गया तो ये माइनस का 24 प्लस का 33, जब प्लस के 33 से माइनस का 24 माइनस होगा तो प्लस का आंसर आएगा ना। तो यहाँ का प्लस कैसे करोगे, माइनस कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा। तुम नहीं आ पा रहे हो तो देखो 13 से 4 गया तो कितना बचा 9 तुमने यहाँ लिखा, बस हो गया। प्लस का आएगा यहाँ पे ना माइनस कर देना। देखो बड़ा कौन है इसमें, जो बड़े भाई होते हैं ना उन्हीं का दबदबा चलता है हर जगह। तो बड़े कौन है 33, पॉजिटिव बड़े हैं, नेगेटिव छोटे हैं, हमने रख दिया। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा फ्रिक्शन होगा। हमने कहा x बराबर, चलो इसको हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं y की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 3 रख दोगे तो रखो। देखो 11x माइनस 9y है, 11x माइनस का 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का 4 है, इतना लिखोगे। आगे फिर यहाँ बता रहा हूँ इसको, यार को यहीं पे बता देते हैं, हो जाएगा। हमने कहा तो 11x ऐसे लिखोगे, 11x बराबर का माइनस का 4 ये है, और प्लस का ये 99, 9 इंटू 9 81 होता है, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 81 हो जाएगा। हमने कहा जब 81 हो जाएगा तो 81 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा हाँ। हमने कहा तो देखो 11x बराबर जब 81 से घटा दोगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर 77 आएगा। हमने कहा 77 आएगा, तो यहाँ पे लिखो आगे कि 11x 77 बचा। हमने कहा अगले टर्म में x बराबर 77/11 कर सकते हो। आपने कहा, हमने कहा 11 इंटू 7 7 होता है, 77 होता है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो x हमारे पास जो फ्रिक्शन है 7/9 का फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना है, तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछा था, फ्रिक्शन पूछा था ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लिख के दिखा दोगी कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या है 7/9 का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी में था कि क्वेश्चन बना रखा था, कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि ना कर सके आप, सिर्फ बातों का खेल था। बातों का खेल करने के बाद इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के बाद तो जानते ही हो सर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई होप जितना बताया समझ में आया होगा। फिर भी अगर कम आया हो तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना इस एक्सरसाइज का। मैं दूसरी एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा कि आप देखिए, क्योंकि उसमें इतना कोई हार्ड क्वेश्चन अभी मिले नहीं है। तो एक्सरसाइज का वीडियो 2 बार ज़रूर देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लेता हूँ, कोई इशू तो नहीं है। हाँ ठीक है सर, सब ओके हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद क्लास का एंड अप करते हैं। कल हम एक्सरसाइज 3.4 क्लियर करेंगे। ओके, सिर्फ ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको हर क्वेश्चन अलग से बताना पड़ा, दैट्स वाई इसमें 2 क्लास लेनी पड़ी, अदरवाइज़ नीड नहीं होती। हमने कहा 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये भी क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, तो ये क्वेश्चन शायद आपको इजी लगे कि बता दिया है मैंने इस पर कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। द एज ऑफ जकाब
will be 3 time, will be 3 time, 3 time, 3 time that of his son, that of his son 5 year ago। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। तब तक आप ट्राई कीजिए इक्वेशन बनाने की, ठीक है। अब आगे कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। अभी बात कर रहा था कि 5 साल बाद, अब बात कर रहा है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, जैकब जो है एज वॉज 7 टाइम, 7 टाइम that of his son, that of his son। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, फाइंड प्रेजेंट एज। प्रेजेंट हमें एग्जामिनर ने 5 साल पहले क्या थी उस फॉर्म में बताया है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताया कि 5 साल पहले कैसी थी, 5 साल बाद क्या होगी, और उसके बाद हमसे पूछ लिया आज कितनी है। ठीक है, तो हिंदी वालों को रिपीट कर देता हूँ कि 5 साल पहले जकाब की जो एज है 3 गुना थी उसके पुत्र की, और 5 साल नहीं सॉरी यहाँ पे 5 साल बाद रहेगा कि 5 साल बाद जो जकाब की एज है वो अपने पुत्र की 3 गुना होगी, और 5 साल पहले जो जकाब की एज थी वो 7 गुना थी उसके पुत्र की। 2 बातें हैं, सिर्फ 2 ही बात पे हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन टिका हुआ है। तो रिपीट करते हैं कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जकाब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो 3 साल पहले जो जकाब की एज थी कितनी थी, 3 टाइम थी, 3 गुना थी अपने सन की। तो हम मान लेते हैं कि जो जकाब की आज एज है 3 साल पहले थी ना 3 गुना। हमने कहा जकाब की जो करंट एज है, लेट जकाब करंट एज एक्स है। ठीक है, हमें तो पता नहीं आज एज क्या है, वही तो निकालना। हमने कहा एक्स है, हमने कहा उसके जो पुत्र की है, जो सन है उसका, लेट जकाब सन करंट एज जो उसकी है वही है। हमने मान लिया कि जो जकाब की आज एज है वो एक्स है, और जकाब के जो पुत्र है उसकी एज जो आज वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। तो इस जो आज एज है उसमें नॉर्मल सोचो ना, कह रहा है कि 5 साल बाद, तो आज एज कितनी है उसकी जकाब की, एक्स है। अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें 5 साल, तभी तो 5 साल बाद हो पाएगा ना। तो हमने कहा एक्स प्लस 5 साल बाद जकाब की जो एज है वो अपने पुत्र की, इसका पुत्र कौन है, वाई है, वाई की 5 गुना होगी। तो 5 साल बाद वाई भी तो 5 गुना बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स। और यहाँ पे हम एग्जामिनर कह रहा है कि जो जकाब की आज एज है एक्स है वो 5 साल बाद, तो हमने कहा 5 साल बाद तो 5 साल ऐड कर दो, उसके पुत्र की भी एज में 5 साल ऐड कर दो। ऐसा तो है नहीं कि जकाब बढ़ जाएगा 5 साल पुत्र नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे ना। 5 साल बाद 3 गुना होगी, तो हमने कहा 3 गुना आप कह रहे हो, तुमने 3 गुना रख दिया कि 3 गुना होगी। तो हमने अब ये ना सोचना कि 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, दैट मीन्स कि हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, हमें दोनों को इक्वल लाना ना, दोनों बराबरी में। हमने क्या बताया था आपको, रिश्ते नाते दुश्मनी बराबरी में, दोनों बराबर हो गए। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलो। अब दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो जब करंट एज ये है 5 साल पहले की बात कर रहे हो, तो 5 साल हम घटा देते हैं करंट एज से, एक्स माइनस 5 लिखोगे, एक्स माइनस 5 बराबर
जो उसकी एज थी, हिज जकाब एज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जकाब के जो पुत्र था वो भी तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा, और एज जो थी 7 टाइम थी। दैट मीन्स कि हमें रिश्ते नाते बराबरी में करना पड़ा बराबर दोनों को। हो गया माइंड में, इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे वर्ड कि आपके माइंड में बैठ जाए जब क्वेश्चन करो कि हाँ सर ने कहा था रिश्ते नाते बराबरी में बराबर कर दें, ठीक है। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है बोलने का। हमने कहा इनको एक साइड कर लो, एक साइड करके एडजस्ट कर लो, आप कहोगे ठीक है सर। हमने कहा x + 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3y प्लस का 5 3 जा 15 हो गया। आगे स्टेप में लिखोगे तो x माइनस का 3y, ये 5 इधर आएगा, इधर 15 है तो कितना 10 हो जाएगा। हमने कहा इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गई। हमने कहा इक्वेशन 4 भी देखो, इक्वेशन 4 लिख दे रहे नीचे। हमने कहा x - 5 लिखा है, इधर इक्वल लगाओगे 7 × 7y माइनस का 7 5 35, नीचे लिखोगे तो x को रहने दो, x - 7y = 35 35 माइनस का है प्लस का आएगा तो माइनस का 30 बचेगा। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। देखो 2 इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ओके क्लियर हुआ, क्योंकि देखो ये माइनस का 35 है तो ये प्लस का जब इधर आएगा इक्वल के तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है। बड़ा कौन है, बड़े भाई कौन है, माइनस बड़ा है, तो माइनस जब बड़ा है तो चिन्ह किसके साथ, माइनस के साथ आएगा। अब देखो x दोनों में सेम है, इसमें देखना चाहो तो ऐसे हाईलाइट कर देना कौन कौन सी इक्वेशन हम ले रहे हैं, ये तो पता हो जाए आपको। तो ये इक्वेशन, हमने कहा ये इक्वेशन देखो, ठीक है। x दोनों में सेम है, हमने कहा पहली इक्वेशन तो दूसरी से घटा दो, लिखोगे पहली नहीं चौथी इक्वेशन। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो क्या लिखोगे x - 3y, x - 3y माइनस लगाओगे, ब्रैकेट बनाना, x - 7y इक्वल का साइन लगाओगे, इधर वाला कितना, इधर कहोगे 10 है, 10 है, इधर माइनस का है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा इसको ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा पर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x कट जाएगा और माइनस का 7 माइनस का 3y प्लस का 7y, ये ऐसे थोड़ा दूर रखो नहीं तो एक कर दोगे। माइनस का x कट जाएगा प्लस का x, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 7y है, तो 4y बचेगा। 4y बराबर 10 × 30 ऐड होकर 40 हो जाएगा। हमने कहा तो y बराबर 40/10, दैट मीन्स 10 × 4 40 होता है। तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो उसके पुत्र की जो करंट एज है वो कितनी है, 4 साल है। जो प्रेजेंट में एज है 4 साल है, ठीक है। और तो उसके पिता की भी निकाल लेते हैं करंट में एज क्या है, यही तुम्हें निकालना था। हमने कहा ये वैल्यू जो है ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप यहाँ पे रख देते हैं, चलो लिखोगे ऐसे, इस ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन 3 में कर रहे हैं, ठीक है। किसी में कर दो आप चाहो तो सब में आंसर आएगा, इसमें चाहो इसमें कर दो, इसमें चाहो इसमें कर दो, पर होता है ना हम चाहते हैं कि हमें काम कम करना पड़े। 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 4 आई, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो x माइनस का 12 लिखोगे = 10, ओके। तो x बराबर जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 + 10 हो जाएगा, तो x बराबर 22 हो जाएगा, x बराबर 22 आंसर। तो जो जकाब है, जकाब करंट में कितना है, 22 साल का है, उसका लड़का कितना है, 4 साल का है, 5 साल पहले
हमसे करंट पूछा तो हमने करंट बता दिया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 5 साल बाद कितना होगा, तो ये ध्यान रखना, जो ये x निकाला है ना, इसमें 5 साल ऐड करना पड़ता है। पूछता 5 साल पहले क्या होगा, तो ये x जो y निकाले हैं इसमें 5 माइनस करना पड़ता। ओके, आई होप आज हमने एक्सरसाइज 3.3 क्लियर कर ली है, कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में या आपकी बुक से रह जाता है, कोई अदर एडिशन है, कोई अदर स्टेट है, तब भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जैसा कि चैनल जो आप लोग देख रहे हैं तो एक्सटर्नल जैसा कि ब्राउजिंग चैनल तो हो रहा है, व्यू भी आ रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इनिशिएटिव देने के लिए थोड़ा सा आप भी एक चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे, या आपकी कोई फैमिली में है जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो उसके लिए ही चैनल है जो सेपरेट यानी कि खुद सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है, उन स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इतने आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो एंजॉय कीजिए, जैसा कि न्यू ईयर है तो अपनी फैमिली को भी विश कीजिए और ख़ुद भी कीजिए। ठीक है, खुद को भी रखिए, इनिशिएटिव रखिए कि हाँ थोड़ा सा इन्जॉयफुल। ओके, थैंक यू।